नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं कि शेयर बाजार क्या है। आज के युग में पैसा हर व्यक्ति की जरूरत है। आज के युग में हर आदमी पैसा कमाना चाहता है और जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहता है। शेयर बाजार में पैसा कब लगाएं, कहां लगाएं, कैसे लगाएं, कितना लगाएं, ऐसे तमाम सवाल होते हैं। इन सवालों में जो निवेशक होते हैं वो उलझे रहते हैं, उनके अंदर ऊहापोह चलती रहती है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज हमारे इस खास कार्यक्रम में मिल जाएंगे। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मनीष आचार्य जी। मनीष आचार्य जी, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 15 वर्षों की ट्रेडिंग का अनुभव है, ट्रेडर्स हैं, यही नहीं हाईली क्वालिफाइड हैं और साथ ही आईटी सेक्टर में भी अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं। मनीष आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। आज हम बात करने जा रहे हैं शेयर बाजार पर। धन्यवाद सूरज जी। सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं कि शेयर बाजार है क्या। शेयर बाजार में एक ऐसा जाल, एक ऐसा शब्द बुना हुआ है कि शेयर बाजार का जहां नाम आता है तो लोग खुद को कंफ्यूज समझते हैं कि व्हाट इज द स्टॉक मार्केट। शेयर बाजार एक सेट ऑफ परचेजर एंड बायर है जिसपे जाके अपन खरीद फरोख्त की जा सकती है शेयर मार्केट की। जी। उसके लिए एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज। देयर आर 7 एक्सचेंज इन इंडिया, आउट ऑफ 6 इज ऑपरेशनल। NSE, BSE, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, NCDEX एंड इंटरनेशनल कमोडिटी। ठीक है, तो इन केस ऑफ स्टॉक्स वी आर यूजिंग विद NSE एंड BSE. In case commodity, we are using MCX and the NCDEX. Okay, where all the securities listed or private are traded directly. Buyer or seller are there. You have to only see the buyer. You can directly cross check through the software. ये जो चीजें आपने बताई कि साधारण भाषा में कहें कि ये शेयर बाजार एक तरह केवल खरीदने और बेचने की जगह है कि जहां शेयर आप खरीद सकते हैं, जहां शेयर आप बेच सकते हैं। जो लोग शेयर खरीदना चाहते हैं, जो लोग शेयर बेचना चाहते हैं या जिनके पास शेयर हैं, उन्हें सबसे पहले शेयर लेने के लिए करना क्या होता है, उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है? उनको सबसे पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा विद द लिस्टेड ब्रोकर, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर और द बैंकर, मर्चेंट बैंकर. Then they have to open a demat account also, where share are kept in the electronic format, डीमैट, जिसको हम बोलते हैं डीमैटेराइज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. जी। पहले यही शेयर रीमेट फॉर्मेट में होते थे, फिजिकल फॉर्मेट में, तो उसको फिजिकली वी कैन एबल टू सेल इट लाइक स्टैंपिंग. ठीक है. देन यू हैव टू लोड ए सॉफ्टवेयर. जो मेन सॉफ्टवेयर है ओडिन, जो प्राइमरी सॉफ्टवेयर है 75% यूजर वो यूज़ करते हैं. सेकेंड सॉफ्टवेयर है ओमनिसिस, नेस्ट ट्रेडर. इसके अलावा देर आर सो मेनी स्मॉल सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर पे यू हैव टू लोड द लाइसेंस वर्जन ऑफ दैट एंड देन स्टार्टेड यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म, BSE और NSE. ये दर्शक जानना चाहेंगे कि BSE और NSE को साधारण भाषा में कैसे समझा जा सकता है कि जो लोग अभी तक बाजार में नहीं हैं, शेयर मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, यदि उन्हें ये चीज समझना है तो उन्हें कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं स्टार्ट करता हूँ इसके इतिहास से. जी बिल्कुल. पहला एक्सचेंज इंडिया में 1875 में प्रेमचंद रायचंद ने स्टार्ट किया था. दैट ऑन यही एक्सचेंज कन्वर्ट हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम से. ये दुनिया का 10th लार्जेस्ट एक्सचेंज है, कैपिटलाइजेशन के बाद से और लिस्ट के बाद से भी. फिर इसके बाद 1992 में NSE को स्टार्ट किया गया मिस्टर HN पाटिल ने. ओके, तो इट इज़ वेरी न्यू एक्सचेंज जिसके ऊपर अभी हमारे सारे शेयर ट्रेड होते हैं. अब शेयर ट्रेडिंग करने के लिए आपको वहाँ पर इन सॉफ्टवेयर पे जाकर, इन एक्सचेंजेस पे जाकर यू हैव टू यूज़ बाय एंड सेल ऑर्डर्स. ठीक है, वहाँ पर लिस्टेड होती है, एक लिस्ट आती रहती है कि विच शेयर यू वांट टू ट्रेड. और उसके देयर आर मल्टीपल सेगमेंट्स ऑल्सो. वन इज कैश सेगमेंट. ठीक है, कैश सेगमेंट में वी कैन जस्ट बाई लाइक ए सिंपल थिंग्स. वन इज हेजर एंड आर्बिट्रेटर. वन कैटेगरी इज हेजर. आई हैव ऑलरेडी गॉट पोर्टफोलियो एंड आई वांट टू लोअर माय रिस्क कि मेरा पोर्टफोलियो कम ना हो जाए. तो आई एम यूजिंग ए ऑप्शन चेन. ऑप्शन चेन क्या होते हैं? पुट एंड कॉल. ठीक है, पुट इज फॉर द डाउनवर्ड मार्केट, कॉल इज फॉर द अपवर्ड मार्केट. तो वी यूज फॉर द हेजिंग. या सेकेंड एक फॉर्म होता है आर्बिट्रेशन. देर आर 2 काइंड ऑफ ट्रेड्स. वन इज कैश सेगमेंट में, वन इज फ्यूचर. फ्यूचर इज फॉर द हाजिर बाजार, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेज. दे आर ट्रेडिंग नथिंग. इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन एनी कंडीशन, हाजिर और फ्यूचर में डिफरेंस होता है, उसको ये मैच करते हैं. हाजिर में खरीद के कैश में बेच देते हैं. तो दे आर व्हेन दे आर क्लोज, प्रॉफिट इज देयर. आपने जिक्र किया कि अकाउंट खोलना, डीमैट अकाउंट, करंट अकाउंट का आपने जिक्र किया है.
ये अलग प्रोसेस होती है अगर शेयर बाजार का जो अकाउंट बनाना तो उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस होती है, उसकी अकाउंट खोलने की प्रोसेस क्या होती है? अकाउंट खोलने की प्रोसेस ये है कि यू हैव नीड वन पैन कार्ड एंड वन आधार कार्ड फॉर द एड्रेस प्रूफ या बैंक पासबुक, एंड यू हैव टू अप्रोच ए डिपॉजिट पार्टिसिपेंट विद द सेट ऑफ द फॉर्म्स एंड अदर थिंग्स, ठीक है, एंड ही विल ओपन अकाउंट फॉर यू। ये आपने अकाउंट खोलने की प्रोसेस बताई है। जी। लोग निवेश करते हैं, निवेश का सीधा एक उद्देश्य होता है निवेश करने का कि इसमें हमें लाभ कमाना है, लेकिन यदि निवेश करने के बाद नुकसान हो जाए जी, तो फिर उस स्थिति में क्या करना चाहिए निवेशक को? एक्चुअली जब अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो वी हैव टू प्लान अवर रिस्क एपेटाइट, हाँ। कि हमारी रिस्क एपेटाइट कितनी है। तो हमको पहले सेक्टर का ज्ञान होना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट उन्हीं स्टॉक्स में करना पड़ता है जिस सेक्टर की अपन को ज्ञान हो पहला। हाँ। इफ़ यू डोंट हैव एनी नॉलेज, अगर आपका नॉलेज नहीं है उस सेक्टर की, तो आपको एक एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़ेगी जो सेक्टर का ज्ञान रखता है। और न्यूज़ों को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा कि इंटरनेशनल परिदृश्य उस स्टॉक के बारे में क्या बोलता है, उस कमोडिटी के बारे में क्या बोलता है, ठीक है, उसके हिसाब से भी प्लान आउट, उसका रेट क्या है उस समय खरीदते वक्त। जी। अगर वो शेयर अच्छा होने के बावजूद भी पीक पे चल रहा है तो बाइंग ऑलवेज गिव यू लॉस, बिकॉज इट इज ऑलरेडी ऑन पीक। जो भी उसमें पॉजिटिव थे वो फैक्टर्ड इन हो चुके हैं। तो फर्स्ट उस स्टॉक की क्वालिटी क्या है, उस बिजनेस का आउटलुक क्या है, आपकी खुद की रिस्क एपेटाइट कितनी है, क्योंकि इट इज रिस्की मार्केट। डिस्क्लेमर इज दैट कि इसमें आपको लॉस भी हो सकता है अगर आप गलत डिसीजन लेते हो तो। हाँ। तो आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी है और या खुद एक्सपर्टाइज गेन करनी है। जिन कंपनियों को आप जानते हैं उन्हीं में ही परचेजिंग करें, बिकॉज उस सेक्टर को आप जानते हैं, उसको आप परिचित हैं। तो ये स्टॉक का चयन कैसे किया जाए? डिपेंड ऑन द नॉलेज। देयर आर ओनली टू वे टू चूज, आइदर यू गेट फ्रॉम सम एक्सपर्ट, ठीक है, और सेकेंडली यू गेन द नॉलेज ऑफ द सेक्टर नॉट द स्टॉक। तो एटलीस्ट यू नो कि उसमें ग्रोथ क्या थी। फॉर एग्जाम्पल वन इज स्मार्ट क्लास कंप्यूटर के। अब जो कंपनी स्मार्ट क्लास में ज़्यादा प्रेजेंट है, उसका प्रोप्राइटरी बिजनेस है और उसके पास एसेट्स हैं और उसके पास मार्केट भी है, तो उस ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना इज ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम, आई विल गिव यू एग्जाम्पल पेटीएम। पेटीएम इनिशियली इज इन लॉस, स्टिल इट इज इन लॉस, बट उसका मार्केट सेगमेंट इज वेरी बिग। इफ यू गो टू एनी वेंडर यू कैन गेट द पेटीएम पेइंग मशीन। तो लेटर ऑन दिस कैन बी मोनेटाइज्ड, you can get a huge revenue coming out of this the large base. So actually that is why listed at 1800. Now it is trading at 800 rupees, but there is a prospect it will go. One other example is Sanofi. Sanofi is a company which is making a unique proprietary drugs. अब ये कंपनी स्टार्ट हुई 100 रुपये से, अभी 5-6,000 पे ट्रेड हो रही है, बट फ्यूचर इट कैन गो टू 35,000 ऑल्सो, बिकॉज इसका नेचर ऑफ बिजनेस इज प्रोप्राइटरी। नो अदर कंपनी मेक दैट प्रोडक्ट। जिस तरह से आपने बताया कि ये इसका एक अध्ययन होना चाहिए कंपनी वाइज, प्रोडक्ट वाइज और सेगमेंट वाइज। इसके साथ एक चीज़ और रहती है कि लोगों को कई बार नुकसान भी हो जाता है, लेकिन यदि नुकसान ना उठाना चाहे, हालांकि किसी की इच्छा नहीं होती कि वो नुकसान उठाए, लेकिन तब भी निरंतर लाभ कमाने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाई जानी चाहिए? आपको सबसे पहले तो अगर आप ट्रेडिंग के लिए, देयर आर टू वे, वन इज इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मीन्स यू हैव अ शॉर्ट टर्म, इन्वेस्टमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में आपको क्या ख्याल रखना है कि अगर उसका जो प्रोडक्ट है आउट ऑफ फोकस हो गया है, वो कंपनी भी आउट ऑफ फोकस है, प्रमोटर में प्रॉब्लम है, डेट ज़्यादा है, तो आपको अगर वो नीचे आता है किसी भी कारण से तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है, एक लेवल के बाद उससे निकल जाना है। इफ़ यू आर लूजिंग मोर, सपोज एक शेयर 100 रुपये पे चल रहा है और उसने अपने डाउनवर्ड में 60 रुपये ब्रेक कर दिया, उसका बिजनेस आउटलुक भी कमजोर है, फ्यूचर ग्रो करने का कोई टारगेट नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, तो आपको उससे उतना लॉस करना ही पड़ेगा, या यू हैव टू कीप ए स्टॉप लॉस ऑफ सम 90 रुपीज़ कि अगर इससे नीचे आया तो हम निकल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। वन इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इज ऑलवेज विद द स्टॉप लॉस, ठीक है। अब ट्रेडिंग करते वक्त आपको दो चीज़ें ख्याल रखनी है। वन इज टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट तभी प्ले करते हैं जब मार्केट में कोई न्यूज़ ड्रिवन ट्रिगर ना हो। सपोज अमेरिका में इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए या अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा बढ़ गए, उस केस में क्या होता है, ट्रिगर इज कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, तो ट्रिगर इफेक्ट द डायरेक्ट मार्केट डायरेक्टली, आपका मार्केट नीचे ही खुलेगा। तो अगर उसका आप ध्यान में रखेंगे तो उसमें आपको एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा कि एक छोटा स्टॉप लॉस, सपोज एक चीज़ 100 रुपये पे चल रही है, आप 95 का स्टॉप लगाएंगे क्योंकि आप पीक पे ले रहे हो। उसके चार्ट पॉजिटिव तभी होंगे जब वो पीक पे होगा। नीचे गिरे हुए जितने भी शेयर हैं उनके चार्ट नेगेटिव होंगे। आप मार्केट बोलेगा कि पीक वाले शेयर को खरीदो जी, तो आपको एक छोटा स्टॉप लॉस रखना है। अगर उससे नीचे शेयर जाएगा तो ट्रेडिंग के लिए नहीं रखना उसको। वी हैव टू इमीडिएटली, अब उसमें से अपन 6 सौदे लगाएंगे तो उसमें 5 प्रॉफिटेबल होंगे, 1 लॉस कटेगा। हाँ। यू हैव टू एवरेज आउट ऑफ।
ये बिल्कुल एक सही तकनीक आपने बताई है कि जी। कितने पर लिमिट रखनी है और कितने में ट्रेडिंग और कितने में इन्वेस्टमेंट का आपने से बिल्कुल सही बताया। एक बात और लोगों के मन में रहती है, जिज्ञासा रहती है, कई बार लोग बोलते भी हैं कि बाजार में पैसा लगाया था, फ्रॉड हो गया। जी। क्या शेयर मार्केट में किसी तरह का फ्रॉड होता भी, और होता है तो कैसे, और इससे कैसे बचा जा सकता है? शेयर मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड अभी तक हो चुके हैं। फ्रॉड होने का रीज़न ये है कि नियमों की कमी, ठीक है। अब उसमें से कुछ एग्जांपल हैं, सपोज गीतांजलि ज्वेम्स, जी। तो वो डिस्क्लोजर जो दे रहे हैं वो हम न्यूज़ से उठा रहे हैं। सपोज उसने बोला कि मेरे पास इतनी ऑर्डर बुक है, मेरे पास इतनी लाइबिलिटी है, इतना डेट है, मेरे पास कोई कर्ज नहीं है, मेरे पास इतना कैश फ्लो है, लेकिन वो ओरिजिनली नहीं है, क्योंकि वो डाटा जो दे रहा है वही हम ले रहे हैं। अगर उसका ऑडिटर सही है तो ये फैक्टर अनकंट्रोलेबल है। अब इसको आपको कैसे मॉनिटर करना है? जैसी न्यूज़ आए, अगर आपको कंफर्म हो जाए कि न्यूज़ करेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट लूंगा, अडानी। अडानी इज ए गुड सेटअप, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द फंडामेंटल्स, बट शेयर में एक लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब खुद प्रमोटर अपने इक्विटी में खरीद बेच किसी भी सोर्स से नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। इन्होंने शेल कंपनी में, जो एलिगेशन था कि इन्होंने शेल कंपनी बनाकर उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग की, तो अब ये इलीगल हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी हाई पे चल रहा था और शेयर की फेस वैल्यू होती है 2 या 10 रुपए, तो वो करेक्ट हो गया ऑलमोस्ट 50% फ्रॉम द बॉटम, क्योंकि उसकी जो सैंक्टिटी है लोगों के मन में कम हो गई। क्योंकि अपन शेयर में सिर्फ अकेली शेयर की वैल्यू नहीं होती, प्रोमोटर की क्रेडिबिलिटी, बिजनेस आउटलुक, फ्यूचर आउटलुक, प्रोडक्ट को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है सब जगह से, वो सारी कंबाइन होकर एक शेयर की प्राइस बनाते हैं। तो वंस ये चीज़ खत्म हो गई तो उसकी सैंक्टिटी तो खत्म ही है, तो आपको उससे निकलना है। स्टिल इट इज नेगेटिव सेक्टर। ये एक चीज अभी आपने जिक्र किया अडानी अंबानी का, जो आपने कहा कि ये शेयर ऐसे हैं। एक चीज देखा गया था कि एक समय बाजार में जिस तरह की खबरें थी कि अडानी अंबानी भी एक बार फंस गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो ये वास्तविक शेयर बाजार की स्थिति थी या कोई गेम प्लान था? इसमें से गेम प्लान भी होता है। गेम प्लान के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है गीतांजलि ज्वेम्स जी, या डेक्कन दीवान हाउसिंग फाइनेंस। दे आर द वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी 10 ईयर बैक, मतलब ऑल चैनल्स आर रिकमेंडिंग देम, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या था कि इन्होंने जो डाटा दिए थे वो डाटा इनकरेक्ट थे, ओके। दे हैव टेकन लॉट ऑफ लोन्स फ्रॉम ऑल द बैंक, बट उन्होंने उनको टाइम से रीपे नहीं किया, और एक टॉप कंपनी, इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी, वो नाइटमेयर जैसी हो गई। मतलब नाउ यू आर नॉट ट्रेडिंग इवन ऑन द एक्सचेंज। सेम वे दीवान हाउसिंग बैंक्रप्सी में एनएलसीटी में गई, और वहाँ पे जाकर अभी भी उन्होंने फाइल करके उसको अभी पिरामिड ने टेक ओवर किया। तो पिरामिड कैन ग्रो बाय द यूजिंग एसेट ऑफ DHFL, बट DHFL collapse, their shareholder getting nothing out of it। और शेयर मार्केट की ब्यूटी है कि आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है। तो अगर प्रमोटर चीटर है तो यू विल नॉट गेटिंग एनी पेनी ऑफ इट, मतलब यू विल नॉट गेट 2 रुपीज ऑफ द 10,000 वर्थ शेयर। एक शब्द आपने कहा, फेस वैल्यू आपने कहा जी। एक शेयर की वैल्यू, शेयर का प्रॉफिट या उसकी जो खरीदने की कीमत है वो, और फेस वैल्यू दो अलग अलग चीजें हैं। दो अलग अलग चीजें। वो कैसे? एक सर, एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, सपोज उसकी बेस कैपिटल है 1 लाख रुपए और उसके 10,000 शेयर होल्डर हैं, तो एक शेयर 10 रुपए का हुआ। दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू बिकॉज ऑफ द कैपिटल। अब इस बिजनेस ने ग्रोथ अटेंड की, परफॉर्मेंस की, और उसने एक नई हाइस गेन की। सपोज उसने लाख रुपए की कंपनी ने 1 करोड़ प्रॉफिट किया, तो उसकी फेस वैल्यू कितनी हो गई? 10 टाइम्स या 100 टाइम्स ऑफ दैट। तो उस वैल्यू पे जो वैल्यू निकलती है वो शेयर की वैल्यू होती है, जिसको मार्केट परसेप्शन देता है। उसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ नहीं है। मार्केट जिस रेट पे उस बिजनेस को खरीदने में इंटरेस्टेड, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू इज द रियल वैल्यू, और अडानी की जो रियल वैल्यू 2 रुपए है, अब वो शेयर ट्रेड हो रहा है 4,000 पे, मतलब 9,900 समथिंग रुपीज उसकी क्रेडिबिलिटी की वैल्यू है। अगर वो क्रेडिबिलिटी लॉस हो जाती है तो शेयर की कोई वैल्यू ही नहीं है एज सच। सपोज यू बाइट गोल्ड। ये दोनों अलग अलग चीजें आप मान सकते हैं। अभी हमने जो चर्चा की फ्रॉड की, आपने कहा कि फ्रॉड इसमें इस तरह से हो सकता है, तो यदि शेयर बाजार में फ्रॉड होता है जी, तो सेबी की भी कोई भूमिका इसमें होती है? सेबी की इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, बट वो बात की होती है। तब तक वो चीज इवेंट ट्रिगर हो चुका होता है। सेबी जैसे अडानी केस में अभी इंक्वायरी कर रही है जी, बट अभी तक कोई आउटपुट आया नहीं, 6 महीने हो गए, ठीक है। तो सेबी एक्चुअली जब इवेंट हो चुका होता है तब आपको रिपोर्ट करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको न्यूज ड्रिवन, जो भी मार्केट में अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो आपको न्यूज पे ध्यान देना है। जिसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसकी फाइनेंशियल्स पे ध्यान देना है कि उसका कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रही है, कोई न्यूज उसके अगेंस्ट में तो नहीं है। अगर न्यूज अगेंस्ट में है तो वो आपके रिस्क एपेटाइट पे कि आपको न्यूज के बाद भी रखना है कि रखना। अभी भी अडानी में लोग बायर हैं,
क्योंकि उनको इस लेवल पे अच्छा लग रहा है। वो 4000 के लेवल पे बुरा लगता था, बट एट द लेवल ऑफ 2000 दे आर फाइंडिंग सम वैल्यू इन इट। इसमें एक चीज और, जैसे स्टॉक का आपने बताया कि निवेश उसमें करते हैं, तो स्टॉक में निवेश करते समय क्या हमें अपने पोर्टफोलियो का भी ध्यान रखा जाना चाहिए? बिल्कुल, पोर्टफोलियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। और उसकी वर्जिटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना वेरी है और कितने सेगमेंट में है, तो आपकी वो रिस्क एपेटाइट को कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सीमेंट पे भी इन्वेस्टमेंट किया, आपने आईटी में भी किया है, हाँ। आपने मेटल में भी किया है, आपने बैंकिंग में भी किया है, डिपेंड ऑन योर नॉलेज। जी। तो वो क्या होता है, आपको डाइवर्सिफाई कर देता है आपके उसको, और इससे आपका रिस्क कम हो जाता है। सपोज एक सेक्टर फॉलो होता है, दूसरा सेक्टर बढ़ जाता है, तो एटलीस्ट यू आर गेनिंग आउट ऑफ द सेकंड सेक्टर। तो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्कुल, वही पोर्टफोलियो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ पोर्टफोलियो, नॉट अ सिंगल सेक्टर ऑलवेज गिव यू लॉस। बिल्कुल। एक बार आती है कि यदि किसी कंपनी में पैसा लगाया, नुकसान हो गया है, तो उसके लिए तो हालांकि आपने बताया था, लेकिन हमें आगे नुकसान ना हो तो उसके लिए क्या पोर्टफोलियो चेंज किया जाए, या जैसे आपने बताया कि अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाया है, तो वो नीति कितनी कारगर साबित हो सकती है? आपको अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर लॉस में है, तो आपको ये देखना है कि उसका बिजनेस आउटलुक में कोई चेंज हुआ क्या, या कंपनी चूंकि आउट ऑफ फोकस हो गई, बिजनेस इज गुड, तो यू हैव टू रिमेन इनटू दैट स्टॉक, दिस विल ग्रो। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। अगर कोई शेयर मतलब कंपनी इज गुड, बिकॉज ऑफ सम ब्रोकर या हाई एंड एचएनआई एग्जिट आउट ऑफ इट, तो वो शेयर नीचे आ गया, डजेंट मीन कि शेयर में वर्थ नहीं थी। ओके, तो वहाँ पर आपको अपने डिसीजन लेके, इन्फॉर्म डिसीजन लेके वहाँ पे एक्शन लेना, उसको होल्ड करना है, यू नॉट टू एग्जिट इन लॉस। एक कंपनी आउट ऑफ फोकस हो गई, एग्जाम्पल वोडाफोन, 6 रुपये पे भी रिस्क है, 6 रुपीज़ पे भी रिस्क ऐसी है। वोडाफोन में प्रमोटर कुमार मंगलम है, इट्स ए गुड कंपनी, लेकिन दिक्कत यह है कि उसके डेट इज सो ह्यूज कि वो आपकी 150 साल के परफॉर्मेंस को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको पे अप करना वोडाफोन को भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कोई चमत्कार पे ही बचेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस समय ऐसी कौन सी कंपनियां हैं, कौन से सेगमेंट हैं जहां पैसा लगाया जाए और प्रॉफिट कमाया जा सकता है? सबसे अच्छा सेक्टर है सीमेंट। इंडिया की डिमांड है सीमेंट ऑलवेज, कंस्ट्रक्शन होना है, एवरीथिंग होना। मेटल सदाबहार सेक्टर, गिरावट में आप हमेशा ही लगा सकते हो। हाँ। बैंकिंग चल चुके हैं, बट जो चले नहीं है बैंकिंग इज गुड, क्योंकि बैंकिंग अभी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई सारे बैंकों की। ये सेगमेंट तो आप बता रहे हैं कि इस सेगमेंट पर लगा सकते हैं। जी। इस जैसे सीमेंट का आपने बताया, बैंकिंग का बताया, मेटल का बताया, तो इसमें भी कोई ऐसी कंपनियां हैं जो टॉप में चल रही हो, जिनके शेयर में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता हो? कुछ कंपनी है, मैं एग्जांपल लिस्ट करना चाहूंगा, जी बिल्कुल। पर डिस्क्लेमर ये है जी। कि आपने सलाहकार से लेकर जी। आप इन्वेस्टमेंट करें। जी बिल्कुल। सपोज NMDC, जी। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट because it's a government of India company. Business output always good, but somebody is selling, somebody is exiting outright, that is different issue. I have personally recommended it at the rate of 100. इसने एक कंपनी 50 रुपये की एडिशनल दे दी, शेयर हैज ग्रोन 20%, 60% ऑलरेडी ग्रोन। सेकंड कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, चीटिंग होने का सवाल नहीं उठता। डिविडेंड यील्ड है मोर देन 10%। आई हैव रिकमेंडेड 100 रुपीज़, नाउ इट 200 रुपीज़। डिविडेंड भी दे रही है एंड दे आर सेफ ऑल्सो, 100% गेन। चौथी कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिक कंपनी, पांचवी कंपनी है ग्रेफाइट इंडिया। ह्यूज नंबर ऑफ कंपनीज जो सेफ हैं, जिसमें डाउनवर्ड कोई चांस ही नहीं है, और दे आर गिविंग यू द मनी इन टाइम विदाउट ट्रेडिंग ऑल्सो इन डिविडेंड। सपोज कोल इंडिया है, तो कोल इंडिया इज गिविंग डिविडेंड ऑफ 30 रुपीज़, वेदांता इज गिविंग डिविडेंड ऑफ 80 रुपीज़ इस ईयर, है ना। अब शेयर इज ट्रेडिंग एट 260 रुपीज़, 3 साल अगर डिविडेंड देता है तो उसकी वैल्यू तो वसूल हो गई। हाँ। तो लॉस होने का तो सवाल ही नहीं है, वो उसमें रिकवर हो जाता है। तो यू हैव टू सी कि डिविडेंड डील कैसी है। आई हैव गॉट नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट यू कैन कॉन्टैक्ट चैनल। यहाँ एक बात और एक प्रश्न और आता है, जी। जैसे आपने बताया कि अलग अलग सेगमेंट हैं, सेक्टर हैं, उसमें निवेश किया जा सकता है। यदि हम ऑयल सेगमेंट की बात करते हैं, जी, देखते हैं कि पेट्रोल या डीजल की बात करें या खाद्य तेलों की बात करें, तो इनके भाव प्रतिदिन ऊपर नीचे होते रहते हैं। जी, इस तरह के सेगमेंट में यदि निवेश किया जाता है, जी, तो उसके परिणाम किस तरह से सामने आ सकते हैं? बहुत अच्छे हैं। पतंजलि फूड्स एग्जाम्पल के लिए, जी। रुचि सोया इज वन ऑफ द कंपनी। जी हाँ, ठीक है, पतंजलि। रुचि इज टेकन ओवर बाय द पतंजलि जी लास्ट 2 years बैक। जी पतंजलि एवरीबडी नो, बाबा रामदेव की कंपनी, जी। उनकी सारी स्ट्रेंथ उसी में लगी हुई है। हाँ। ठीक है, दिस शेयर इज वेरी गुड टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, दिस इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन। जी। ऑन ऑल गिरावट, जब भी वो गिरे उसको लेना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली उसके सेम सेक्टर की कंपनियां, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर हाँ। या मैरिको, जी। वो हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है, ये भी सस्ते वैल्यूएशन पे। जी। तो इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग शेयर। देयर सो मेनी कंपनी, मैरिको इज आल्सो गुड इन दैट केस। तो इनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब इन केस ऑफ क्रूड ऑयल, हाँ, क्रूड तो देयर आर 2 काइंड ऑफ कंपनीज,
one is upstream companies, one is trading company like IOC, हाँ, HPCL, हाँ, BPCL. जी तो जो अपस्ट्रीम कंपनी है उनकी प्राइस फ्लक्चुएट होती है डिपेंड ऑन द क्रूड प्राइसेस इंटरनेशनली. जी फॉर एग्जाम्पल क्रूड प्राइस गोज डाउन, ONGC, ऑयल इंडिया, जी हाँ ये सब दे आर गोइंग डाउन. बट इनका बेनिफिट किसको होता है? जो ट्रेडिंग कंपनी है, IOC, HPC, इस तरह की कंपनी. तो दे आर हाई डिविडेंड यील्ड कंपनी. हर गिरावट में ये कंपनियां लेने के लिए सेफ हैं. गिरावट में हाँ पीक पे आप लोगे, जैसे कोई शेयर 60 रुपए का चल रहा है, 100 पे चल रहा है, तो नेचुरल बात है इट इज डाउन टाइड ऑफ 50 रुपीज. हाँ, तो उसमें तो नुकसान आपको हमेशा शेयर लेते वक्त उसकी वर्थ डिपेंड, कोई कंपनी अच्छी बुरी नहीं होती. हाँ जो अच्छे सेक्टर्स हैं जैसे टाटा मोटर है, जी टाटा मोटर ने बॉटम में कितना लो बनाया, तो बॉटम साइड अभी के लिए कौन सी होगी? कोरोना. हाँ कोरोना में कंपनी काम नहीं कर रही थी, तो उस समय जो भी बॉटम बना वो इस पूरे दशक का बॉटम है. ठीक है, इन माय व्यू, जी है ना, व्यू कैन बी चेंज. हाँ अब अगर टाटा मोटर ने 60 रुपए का बॉटम बनाया तो मेरे लिए वो शेयर की वैल्यू 150-200 रुपए होती है. हाँ ओके, ठीक है. वहाँ नाउ पे इट इज ट्रेडिंग इन द वैल्यूएशन ऑफ 580 रुपीज. हाँ तो आई डू नॉट, ऑल्दो इट कैन गो अप टू 600-630 रुपीज, बट यहाँ से ग्रोथ के लिए 10% स्कोप है हाँ और गिरावट के लिए 200 रुपीज स्कोप है. तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर के लिए जी हमेशा एक गिरने का वेट करना चाहिए. जब मार्केट पैसेज में हो तभी खरीदना है. बढ़ते हुए में खरीदने में आपको लॉस होगा. हाँ जब मार्केट बोले कि आज मार्केट बहुत खराब है, नाउ दैट इट कैन गो डाउन, दैट इज द टाइम यू हैव टू बाय द स्टॉक. अच्छी स्क्रिप्ट ऐसे समय पर खरीदना चाहिए, ऐसे समय पे ही खरीदना है. क्योंकि वो हाइप पे जा सकता तो है. वो वहाँ क्या से- होगा, वहां से उसमें पैसेज इंक्लूड हो गया. हाँ तो एक फैक्टर इंक्लूड हो गया. हाँ. और ये सेक्टर, ये पूरा सर्कुलर है कि 4 दिन पॉजिटिव फिर 2 दिन नेगेटिव, 8 दिन पॉजिटिव फिर 2 दिन नेगेटिव. तो वो तीसरा दिन जो नेगेटिव होता है दैट इज द टाइम टू बाय इन दिस कंडीशन. बहुत अच्छी बात आपने कही हमारे दर्शकों के लिए कि कौन सा सही समय होता है. एक बात, एक और छोटा सा प्रश्न है, ये है कि शेयर खरीदने के लिए जी. जैसे सुबह से शाम तक तो चीजें चलती रहती हैं, 9:30 बजे से 3:30 बजे तक, तो जी. वो कौन सा समय सही होता है कि जब निवेशक शेयर को परचेज करे? देयर आर 2 वे टू परचेज द शेयर. जी. वन ऑन न्यूज, उसमें कोई न्यूज आई कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, हाँ. नेचुरल बात है कि एक बड़ा चंक जाएगा तो शेयर भाई ऊपर जाएगा. जी दूसरी बात, उसको कोई अच्छी न्यूज है, उसको बड़ा ऑर्डर मिल गया या कोई उसने कोई इनोवेशन कर ली, हाँ तो उसको आप खुलते से खरीद सकते हो. ठीक है, या टाइम बाउंड नहीं है कि 9:30 बजे, 10 बजे, हाँ, 12 नहीं, बजे. अब क्या होता है, ज्यादातर शेयर 9:30 से 10 के बीच में पीक बनाते हैं. हाँ. ठीक है, तो आपको अवॉइड करना है ऑन नॉर्मल कंडीशन में किसी भी शेयर को पीक पे खरीदना अवॉइड करना है. आफ्टर 11 दे आर मैच्योर्ड, आइदर दे आर पीक्ड आउट, तो दे विल कम डाउन एटलीस्ट 1-2%. अगर वो 6% चलेगा तो 3% नीचे आएगा. तो आपको जी. हमेशा बाय करने के लिए उस नीचे के लेवल का वेट करना है. बहुत सही. 9.15 और 9.15 पे तो खरीदना ही नहीं है. 9.15 और 9.30 के बीच में वो शेयर एक्चुअली पीक पे अभी show कुछ करेगा. ट्रेंड चेंज हुआ है मार्केट में. जी पहले एक मैनुअल ट्रेडिंग होती थी तो आदमी सेंसिबल ट्रेड करता था. हाँ अब ये कंप्यूटराइज ट्रेडिंग हो गई है. कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, एल्गोरिथम की ट्रेडिंग बोलते हैं इसको. जी एल्गो में क्या होता है कि एल्गो बनाई कि अगर मार्केट इसका ट्रेंड पॉजिटिव है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ कैसे बोलेंगे, उसके चार्ट पॉजिटिव है. अब चार्ट के लिए उन्होंने कहा हायर टॉप हायर बॉटम, गिरने के लिए लोअर टॉप लोअर बॉटम. जी. देयर आर सो मेनी फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट्स. जी अब उसके चार्ट पॉजिटिव मतलब ऊपर ही खुलेगा. अगर वो ऊपर बंद हुआ है तो ऊपर खुलेगा. हाँ. अब ऊपर खुल के वो एकदम से पीक बनाता है, लोग हड़बड़ी में बाय करते हैं और वहां से नीचे आ जाता है. तो रीजन ये है कि वहां पर एल्गो ने खरीद लिया. हाँ. एक समय जाके एल्गो भी रिवर्स हो जाती हैं. हाँ. तो अगर आप उसको बेचोगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि वो कंटिन्यूस ऊपर जाता रहेगा. हाँ. ठीक है, तो आप उस समय कुछ मत करो, कीप साइलेंट, वेट फॉर सम टाइम. वैन यू वेट फॉर सम टाइम, एल्गो धीरे धीरे सेटल होके उस रेट पे जाएंगी जो एक्चुअली उसका रेट होना चाहिए उस दिन का. उस रेट पर जब पहुंचे. उस दिन का. हाँ. सपोज उसने एक शेयर है 100 रुपए पे खुला, 110 गया. जी हाँ. अब एक्चुअली वी सी की 103-4 पे आए, हाँ. दैट विल बी अ गुड रेट टू बाय. तो अभी तो 110 से बेच पाओगे. हाँ. तो आपको वेट करना है. तो ये 11 से लेके 12 के बीच में दिस इज द करेक्ट टाइम, जिसके बाद वो एल्गो स्लो हो जाती है एंड यू हैव टाइम टू बाय. और ये वही लोग बता सकते हैं जिसने ट्रेडिंग की हो. बिल्कुल. हालांकि मैंने पहले भी परिचय दिया था जिस तरह से कि आपने लंबे समय 15 वर्षों तक ट्रेडिंग की है और वो अनुभव आप दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं. एक बात और आती है कि जिससे सेगमेंट वाइज और एक और बताना चाहता हूँ जी, आपको जी. कि एक तीसरा टाइम होता है 3:15 से 3:30 आखिरी टाइम, हाँ लास्ट टाइम Closing. हाँ. दैट इज द रियल वैल्यू ऑफ द स्टॉक मार्केट. वो जो जिस पे क्लोजिंग हो रही है उसको आप फाइनल मानेंगे. ओपनिंग इज नॉट करेक्ट. ओपनिंग को हम लोग तवज्जो नहीं देते क्योंकि ओपनिंग इज मैनिपुलेटेड. ठीक है, क्लोजिंग इज नॉट मैनिपुलेटेड क्योंकि क्लोजिंग के टाइम सारी चीज हो चुकी है, वो रियल होगी. वो रियल है. हाँ. अगर उस समय कोई मार्केट कोई अपने लेवल पे आ रहा है जी.
अगर वो बहुत नीचे क्लोज नहीं हो रहा तो उसको छोड़ देना है। सपोज कोई शेयर नीचे क्लोज हो रहा है हाँ, तो एक्चुअली उसके वो फिर नीचे ही जाएगा। अगर वो नीचे क्लोज हुआ तो आपको दूसरे दिन और नीचे मिलेगा, जब खुलेगा तो वो 2-3 रुपए और नीचे मिलेगा। हाँ, अगर वो शेयर ऊपर बंद हुआ है तो भी नहीं लेना, क्योंकि वो दूसरे दिन ऊपर खुलेगा फिर वहां से नीचे आएगा। वहां से नीचे आएगा। तो अगर वो नॉर्मल रेट पे ही है तो दैट इज द करेक्ट टाइम टू बाय दैट। सपोज कोई शेयर 110 गया और 102 पे आ गया, हाँ, अब वो ना नीचे जा रहा ऊपर जा, दैट इज द टाइम कि इसे गो फ्रॉम 102 टू 112। ओके, दिस इज द टाइम टू बाय, बट एट द स्टॉप लॉस, यूज स्टॉप लॉस। आपको 102 पे लेके 100 रुपए का स्टॉप लॉस भी लगाना है, कभी हाँ, नीचे चला गया तो वहां से एग्जिट हो जाएगी। 2 रुपए का लॉस करोगे लेकिन गेन आप 10 रुपए कर रहे हो। हाँ, कि वो वहां से फायदे की उम्मीद है कि 12 रुपए तक कमा सकते हो, लेकिन यदि नुकसान 2 रुपए का हुआ तो वहां उस शेयर को बेच देना, उसके बाद नहीं अब रखना। एल्गो में क्या कर सकते हो, अगर आपने एल्गो का वो देखना कमाल, जी, आप किसी भी बढ़ते हुए शेयर को शॉर्ट करो। अगर आप उसको 92 पे शॉर्ट करोगे तो 93 हो जाएगा, 93 पे शॉर्ट करोगे 94 हो जाएगा, तब तक वो ऊपर बढ़ाता रहेगा, उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं होती होगी। वो 98 हो जाएगा, तब तक आपकी पूरे फंडामेंटल खत्म हो जाएंगे। अब आपकी सेलिंग हो गई, 95 की शेयर चल रहा है, 98 यू हैव टू बाय इन लॉस अगर आप बेच रहे हो तो। सही कहा आपने कि ये समय होगा जब आप उस शेयर को खरीद सकते हैं या उसको बेचने के लिए एक अमाउंट आपने निर्धारित कर दिया। एक बात और आती है, पिछले 1 दशक से या हम कहें कि लगभग 15 वर्षों से न सिर्फ भोपाल में, न सिर्फ मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में एक बात आ रही है कि रियल एस्टेट का जो सेगमेंट है वो हमेशा ग्रोथ ही कर रहा है और वहाँ पर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में तो हमेशा उसमें प्रॉफिट आएगा। ये बात एक आम व्यक्ति से लेकर के शेयर बाजार के निवेशकों तक में ये बात है। ये बात कितनी सच है कि रियल एस्टेट का जो सेगमेंट है वो हमेशा प्रॉफिट देगा? क्या ऐसी स्थितियां भी आती हैं शेयर बाजार में कि रियल एस्टेट भी डाउन हो जाता है? मैं सर इससे तवज्जो नहीं रखता। हाँ, एक्चुअली शेयर मार्केट में क्या होता है कि आप उसको बिक्री भी कर सकते हो इंस्टेंट। रियल एस्टेट में बेचना खरीदना इतना आसान नहीं है। हाँ, आपको एक बार खरीदना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी करनी पड़ती है, गो थ्रू लॉन्ग प्रोसेस, तो तुरंत बेचना पॉसिबल नहीं है पहली चीज। हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। हाँ, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है कि वहाँ पर बायर होते हैं और वो डील कई दिनों में टर्न होती है। सपोज आपने एक डील की, वो 2-3 महीने में हुई, ठीक है, तो वो एक कम डील होती है। यहाँ पर रोज का टर्नओवर 5 लाख करोड़ होता है, हाँ, ठीक है, तो 10 लाख करोड़। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि वहाँ पर जो ग्रोथ आती है, अब ग्रोथ नहीं बची, हाँ, ग्रोथ थी। हाँ, जैसे किसी ने 30 साल पहले लिया जी हाँ, तो वो नेचुरल बात है, 1000 टाइम ग्रोथ कर गया। हाँ, अब एग्जाम्पल के लिए आपने 10 करोड़ में कोई प्रॉपर्टी ली, जी, एवरेज ग्रोथ उसकी मान लो 2 साल बाद 20% हुई। हाँ, तो इफ यू अगर उसको लोन पे लेते हो, आप उसमें से लोन का इंटरेस्ट निकालते हो तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा। तो अब उसमें ग्रोथ नहीं है, बट स्टिल गोल्ड सिल्वर इज अ गुड ऑप्शन नाउ इटसेल्फ। ठीक है, उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता हाँ, है। फिर ठीक है। गोल्ड में भी आपको ऑप्शन बताता हूँ, हाँ, गोल्ड के सॉवरेन बॉन्ड। ओके, वाई कि फिजिकल गोल्ड में आपको दिक्कत है, बेचो खरीदोगे तो आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट आएंगी, हाँ, रखने की कॉस्ट आएगी, सिक्योरिटी कॉस्ट आएगी। हाँ, जो सॉवरेन बॉन्ड होते हैं वो 2.5% इंटरेस्ट भी देते हैं और उसमें कोई जीएसटी भी नहीं होता, हाँ, तो इट्स या सेविंग जीएसटी। अब क्या होता है, 2.5% तो आपको मिल रही है और गोल्ड मान लो 30,000 से 60,000 हो गया, हाँ, तो आपकी ग्रोथ मैनीफोल्ड हो गई। बिल्कुल, दूसरी बात होती है कि वो पार्ट पेमेंट पे चलती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई गोल्ड लिया सपोज इन कमोडिटी एक्सचेंज, हाँ, तो वो 10% मार्जिन पे होता है। बराबर, आपने 10% मार्जिन, मान लो आपने 10 लाख का गोल्ड लिया, मार्जिन है 10% सिक्योरिटी की रखा। चला गया। अब आपने उसको कैरी फॉरवर्ड किया बाय कैरी फॉरवर्डिंग हाँ, हाँ, तो मान लो 3 साल बाद वो 30 लाख हो गया। आपकी इन्वेस्टमेंट क्या थी? 10 लाख रुपए की थी। 2 लाख। 2 लाख। हाँ, वहां से वो अब वहां से कितना गेन हुआ आपको? हाँ, 20 लाख। हाँ, परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2000 टाइम्स, बिल्कुल, नॉट 220 टाइम्स। 2000 टाइम। हाँ, तो इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो। हाँ, दैट वी हैव यूज्ड इन बिल्कुल, पास्ट। बिल्कुल, हम लोग क्या करते थे, जब 21,000 पे सोना था तो एक छोटा पार्ट था पीटल, ये मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, जी, वो रोज 200 से 800 रुपए का मूवमेंट देता था। तो मैंने लोगों को सलाह दी कि आप हर 200 रुपए पे खरीदने लगाओ नीचे, जैसे एक ही 500 तो 21, 200, 300 खरीदते जाओ, जहां तक आपकी कैपेसिटी खरीदते जाओ। 21 से कम आता नहीं था वो, हाँ, जहां कैपेसिटी है होल्ड करोगे, नीचे आ गया तो। हाँ, गोल्ड की तमन्ना होती है कि एक बार जो बॉटम बना देता उसको नहीं तोड़ता वो। उससे नीचे नहीं हाँ, आता, बराबर। तो उस समय 21,000 बॉटम था। हाँ, मैंने कहा 23 तक जाता था, वापस आ जाता था। और मैंने कहा 50% आप होल्ड करोगे लॉन्ग टर्म का। जैसे आपने 1000 गुनी खरीदा, 1000 गुनिया खरीदी, हाँ, 500 पे रोज ट्रेड कर दोगे आप। रोज आपको अगर 500 बेचे हो, 300-400 रुपए का एवरेज, हाउ मच मनी यू आर कमिटिंग? 15,000 रुपए पर डे। आप बिल्कुल ऊपर जा ठीक रहे है, हो। 15,000 रुपीज पर डे। और आपने कुछ नहीं करना, शाम तक बिक जाती थी, वापस जाती थी। और मैंने कहा जो 50% है उसको नहीं बेचोगे, उसको आप रखोगे, वो आपके बच्चों की संपत्ति है। हाँ, इसके बाद वो धीरे से 28 हुआ, उन्होंने कहा बेचू नहीं बेचना, ठीक है।
फिर वो 3400 में 34 पे आधी बिकवा दी, हाँ 10% फिर भी बची रही। वो 10% आज कितनी 100,000 टाइम्स गेन दे रही है। बराबर। तो आपने सारी चीज मिंट की ना। हाँ। आप 34,000 का रख के बैठे हो, 65,000 पे चल रहा है, यू हैव मिंटेड ट्रेमेंडस मनी। इससे अच्छा मनी हो नहीं सकता। बिल्कुल सेफ। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक सेफ लाइन है। और यहाँ एक बड़ी बात और है कि जो ट्रेडिंग या जो ट्रेडिंग की ट्रेंडिंग मनीष आचार्य जी ने बताई है वो इतनी फैक्ट है कि उसको हम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को जो निवेश करना चाहते हैं, जो शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं, स्टॉक में जाना चाहते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को क्या आप कहना चाहेंगे? दो कंडीशन है। एक तो स्टॉक सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइदर आपको उस प्रोडक्ट कंपनी का नॉलेज हो ताकि आप प्लान कर पाएं कि वो कंपनी कैसी परफॉर्म करेगी, हाउ टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग। ठीक है। अब कंपनी सिलेक्शन के लिए मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ। सपोज एमआरएफ का शेयर 1 लाख पे चल रहा है, स्टिल इट इज चीपर इन सम कंपनी, क्योंकि उसकी अर्निंग है 2000। व्हेन वी डिवाइड कम आउट टू 50। सेम वे C8 की अर्निंग से डिवाइड करेंगे तो इट कम आउट टू बी 55। तो इट इज कॉस्टलियर देन इवन 2000 लेवल पे भी इट इज कॉस्टलियर देन एमआरएफ। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करें? दूसरी बात यह है कि अपनी रिस्क एपेटाइट सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके रिस्क जो लीवरेज ट्रेड कभी भी नहीं करना। लीवरेज मीन आपकी कैपेसिटी 2 लाख की है तो आप 10 लाख का ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे। आप 2 से 4 लाख के बीच में करेंगे तो यू आर ऑलवेज सेफ, बिकॉज यू हैव गॉट टाइम टू एडजस्ट इट। ठीक है। तीसरी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट में बहुत सी टिप्स आती हैं, तो बिना एनालाइज करे किसी टिप को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वो टिप वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ भी होती हैं। सपोज किसी बड़े HNI ने कोई शेयर खरीदा, उसको वो रिकमेंड करना है। ठीक है। अब वो पीक पे बोल रहा है आपको, मान लो वो बोल रहा है कि अल्ट्राटेक का शेयर पीक पे खरीद लो 9,000 रुपये पे। अब 9,000 से वो 10,000 गया तो आपकी गेन कितनी हुई? 1,000 रुपीज़। लेकिन गिरा तो 5,000 आ गया। तो सिर्फ इसलिए कि वो एक बड़े आदमी ने बोला है इसलिए नहीं खरीदना। अपना ब्रेन यूज करना है हमेशा। सब जो अपना ब्रेन यूज नहीं करेगा शेयर मार्केट में, इट ऑलवेज इन लॉस। जैसा कि आपने कहा कि सलाह दी है, तो उन सलाहों, जैसे आपने कहा कि उसको अपना ब्रेन भी यूज करना है, और जो सलाह दी जा रही है तो वो जो सलाह दी जाती है उसको कितने प्रतिशत फॉलो किया जाए? फॉर एग्जाम्पल मार्केट ट्रेंड के हिसाब से बैंकिंग स्टॉक ICICI, एक्सिस, हाँ मैं कुछ लिस्ट दे रहा हूँ, टाटा मोटर, जी, एक्सेप्ट आइशर, हाँ, आई एम नेगेटिव। वाई नेगेटिव? बिकॉज टाटा मोटर ने एक क्वार्टर में परफॉर्म किया है, लास्ट सारे क्वार्टरों में लॉस थी। ठीक है। एक क्वार्टर का परफॉर्मेंस उसको 50 रुपये से 600 रुपये ले आया, बट इट डजंट डिजर्व दैट बिकॉज फॉरेन सेंटीमेंट इज नेगेटिव, क्योंकि उसके पास जो जगुआर लैंड रोवर है फॉरेन में सेल होती है, इंडिया में सेल नहीं होती है। तो उसका लॉस है मान लो 20,000 करोड़ का, 88,000 का लॉस किया करोड़ का उसने, और इस साल क्वार्टर में प्रॉफिट किया है। तो एक क्वार्टर का प्रॉफिट उसके लिए 600 रुपये डिजर्व नहीं करता। तो यहाँ से वापस आने की बहुत तमन्ना है। ICICI बैंक या एक्सिस बैंक, पीपल्स आर पॉजिटिव बट आई एम नेगेटिव। बिकॉज आई एम नेगेटिव बिकॉज बैंक कोई ऐसा फंक्शन नहीं करते जिससे कि उनके पास एक्स्ट्रा मनी आए। केमिकल कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी कैन ग्रो ट्रेमेंडसली, MRF कैन ग्रो ट्रेमेंडसली, बिकॉज उनके पास एक प्रोडक्ट होता है, वो 100 रुपये के प्रोडक्ट को 1000 टाइम बेच सकते हैं। बैंक में 2%, 3% NII इनकम वो होती है, तो बैंक की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो ऑप्टिमाइजेशन से वो 300 से 600 आ गया, 800 आ गया। अब यहाँ पे 3 गुना होने के बाद यहाँ से कोई बाइंग फंडामेंटल उसमें बचे नहीं है। तो आई एम नेगेटिव, आई विल गिव द नेगेटिव टिप। ओके। तो ये टिप्स आपके बहुत काम आ सकती हैं, और यदि आप इस फंडामेंटल पर और इस लाइन पर यदि आप चलते हैं तो स्वाभाविक बात है कि नुकसान होने की संभावना आपको कम होगी। और इस ट्रेडिंग में, इस शेयर बाजार में जो सलाह दी गई हैं मनीष आचार्य जी के द्वारा, यदि उनको आप फॉलो करते हैं तो फायदा होने की संभावना तो जरूर बढ़ जाती है। मनीष आचार्य जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारगर्भित जानकारी देने के लिए और ये टिप्स देने के लिए। जिस तरह से मनीष आचार्य जी ने बताया कि कैसे आप निवेश करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, सेगमेंट का ध्यान रखें, और जो पोर्टफोलियो की बात कही कि यदि आप अलग अलग सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां निवेश कर रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि आप इस मार्ग पर चलते हुए इस तरह से जो टिप्स दिए गए हैं, इन टिप्स को फॉलो करते हैं, तो निश्चित ही नुकसान कम होगा लेकिन फायदा जरूर हो जाएगा और फायदा ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। आज के हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। फिर एक और ताज़ा तरीन और खास जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।